हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, भाई जनाब कैसे हैं आप सभी। आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप तैयारी पूरे जोश के साथ कर रहे होंगे। आज चलिए हम बात कर रहे हैं अपने केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 10 की भाई बात कर रहे हैं। इससे पहले के 9 क्लासेस सारी आपने पढ़ ली होंगी और नहीं पढ़ी है तो भाई प्ले लिस्ट में सारी क्लासेज उपलब्ध हैं, वहां से आप देख सकते हैं सारी क्लासेस को। और भाई साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाएं जिससे आपकी तैयारी बढ़िया होती चले। चलिए आज की हम बात कर रहे हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज देखिए हम क्या बात करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जिसको समाकलित वेग समीकरण कहते हैं या शून्य कोटि अभिक्रिया भी जिस के लिए करेंगे। देखिए समाकलित वेग समीकरण की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे, जीरो कोटि अभिक्रिया की बात करेंगे जिसको कहते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए अब पहली बात हम ये समझें कि समाकलित वेग समीकरण होता क्या है। देखिए डेफिनेशन लिख रही है, वैसे ये पूछी नहीं जाती है, फिर भी मैंने यहाँ पर नोट कर दी है कि समाकलित वेग समीकरण क्या, एक मैथमेटिक्स क्या है, ये अभिव्यक्ति है, मैथमेटिक्स अभिव्यक्ति है जिसमें हम क्या करेंगे भाई, जो रेट लॉ का क्या करेगी, समाकलन करने पर प्राप्त होती है। जो वेग नियम है, वेग नियम है, रेट लॉ है, उसका हम क्या कर दें, समाकलन कर दें तो समाकलित वेग समीकरण हमें प्राप्त हो जाती है। और यह अभिक्रिया की सांद्रता और समय के बीच संबंध बताती है। क्या करती है, अभिक्रिया की सांद्रता और समय के बीच संबंध बताएगी। सांद्रता क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग, उस पर हम बात करेंगे। और अभिक्रिया के ऑर्डर, दर स्थिरांक और अर्धायु ज्ञात करने में सहायता होती है। अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट क्या होगा, हाफ लाइफ क्या होगी, कंप्लीट लाइफ क्या होगी 100% पर, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। पहली इस बात को हम ये समझ लें कि रेट लॉ का क्या कर दें, समाकलन कर दें तो क्या बन जाती है, समाकलित वेग समीकरण बन जाती है भाई। और ये क्या करती है, ये अभिक्रिया की सांद्रता और समय के बीच संबंध बताती है और कुछ नहीं है। तो इसको हम बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे। यही बात जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए लिखी गई है कि द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस obtained after integrating the differential rate law। जो डिफरेंशियल रेट लॉ है, अवकलित वेग नियम है, उसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। इट रिलेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच क्या बताती है, रिलेशन बताती है। एंड हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ, इसके बारे में भी ये बताती है। तो इस चीज को भी हम यहाँ पर देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हम पहले एग्जाम्पल देख लें। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इसका समाकलित वेग समीकरण क्या होगा, इन सब की बात अभी करेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन हमने देख ली कि समाकलित वेग समीकरण क्या है। क्या है, दर समीकरण का क्या कर देंगे, समाकलन करने पर प्राप्त होती है और अभिक्रिया की सांद्रता और समय के बीच संबंध बताती है और कुछ नहीं है। यह अभिक्रिया का ऑर्डर, रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ ज्ञात करने में भी सहायता करती है। अब होती क्या है, क्या एग्जाम्पल है इसके, शून्य कोटि अभिक्रिया की अब बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया की, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर तो समझते हो ना, ऑर्डर की जब हमने बात करी थी जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है। यही तो बात पड़ी थी कि दर क्या होगी, सक्रिय द्रव्यमान कह दें, अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान कह दूं, या क्या कह दूं, अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है। जब तो ऑर्डर निकलेगा, अभी बात करेंगे। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान की शून्य घात के समानुपाती होती है। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि अभिक्रिया की दर जो है पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान के क्या होगी, शून्य घात के समानुपाती होती है।
या हम कहते हैं अभिकारा की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, एक ही बात है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। डेट मीन्स इसमें क्या होगा, जो दर है अभिक्रिया रासायनिक किरण समय के साथ अभिकारक पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, दर सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रही इसमें। ये बात हम कंक्लूजन निकला है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थ की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पर दर, इस बात को भी अभी मैथमेटिक्स रूप में हम देखेंगे सारी चीजों को। ये थ्योरी भी आप नोट कर लें यहाँ से, जो थोड़ी काम की है और आपको ध्यान रहेगा। भाई यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ पर देखिए, कंसंट्रेट होकर देखें, द इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, द केमिकल रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द एक्टिव मास। यही बात करी थी हमने। Of the reactant are called zero order reaction. The chemical reactions in which there is no change in the concentration of the reactant with the time are called the zero order reaction. कंसंट्रेशन में समय के साथ कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता है। कंसंट्रेशन में कोई क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जीरो ऑर्डर की खासियत होती है कि इस पर सांद्रता पर समय के साथ कोई इंपैक्ट नहीं आता है। अब यहां पर देखिए कि उदाहरण क्या है इसके, जैसे लिखा है, स्थिर दाब पर जल की सतह पर हाइड्रोजन और क्लोरीन की प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया, मतलब H2 + Cl2। स्थिर दाब पर जल की सतह पर हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन करा दें, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये क्या दे देता है, 2HCl दे देता है। ये कैसी अभिक्रिया है, जीरो ऑर्डर, या जिसको हम कहेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया है। मैं क्या बोलूंगा, ये क्या बोलूंगा इसको, ये कैसी अभिक्रिया है भाई, ये जीरो ऑर्डर अभिक्रिया है, या जिसको हम क्या कहेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये रिएक्शन हमें याद रखनी है शून्य कोटि की, इस प्रकार से H2 + Cl2 = 2HCl। और क्या है इसके एग्जाम्पल, अमोनिया कम टंगस्टन सतह पर या मोलिब्डेनम की उपस्थिति में इसका अपघटन हो, ये रिवर्स हेबर प्रोसेस भी कहलाता है। हेबर प्रक्रम आपने पढ़ा है, हेबर प्रक्रम क्या है, अमोनिया बनाने का मेथड है। N2 + 3H2 = 2NH3। इसको रिवर्स कर दो, कैसे, अमोनिया का अपघटन कर दें, 2NH3 = क्या बन जाएगा, N2 + 3H2। ये भी क्या है, ये भी क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। तो आप इसे भी आप यहां से नोट कर सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो रिवर्स हेबर प्रोसेस है, ये भी क्या होती है, रिवर्सिबल होती है वैसे ये रिएक्शन, जिसको हम इस तरह से नोट करते हैं। ये भी, और गैसों का उत्प्रेरकीय पृष्ठ पर ऊष्मीय विघटन, गैसों का ऊष्मीय विघटन हो जाए, कुछ एंजाइम उत्प्रेरक अभिक्रियाएं हैं, प्रकाश की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, सामान्यतः जीरो कोटि की होती है। और एग्जाम्पल देखना चाहें, ये भी इसके जीरो कोटि के हैं। और देखिए एक एग्जाम्पल और बता देता हूं, N2O का अपघटन करें, यदि हम N2O का अपघटन करेंगे प्लेटिनम की सरफेस पर, N2O का हम करें Pt की सरफेस पर करें, तो ये क्या देता है, N2 + ½ ये देगा, N2O का अपघटन करेंगे। और ये भी क्या है, ये भी आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, शून्य कोटि अभिक्रिया है। तो पहले हमने देखिए, हम समाकलित वेग समीकरण की बात कर रहे हैं, रेट लॉ का इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे तो समाकलित वेग समीकरण आ जाएगा, जो सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन को बताता है और हाफ लाइफ, रेट कांस्टेंट, इनको निकालने में हमारी सहायता करेगा।
अब हम बात करें जीरो ऑर्डर शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। शून्य कोटि की भाई अभिक्रिया क्या होती है दादा, ध्यान से आप सुने, जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, वो क्या कहलाएगी? यस, हम कहते हैं सक्रिय द्रव्यमान की शून्य घात की समानुपाती होती है, वो क्या कहलाएगी? जीरो कोटि अभिक्रिया कहलाती है। दैट मीन्स इसमें जो दर है वो सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती, सांद्रता पर नहीं करती, समय के साथ सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इसके उदाहरण आपने देखे, H2Cl2 की रिएक्शन करा दे 2HCl बन गया, और क्या बन गया यहाँ पर, टंगस्टन पर अमोनिया का अपघटन कर दें, N2O का अपघटन कर दें प्लेटिनम की उपस्थिति है, और बहुत सारी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है, वो सब क्या है? जीरो ऑर्डर होती हैं। तो एक बार इसको नोट कर लो, तब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। हाँ भाई, कर लिया ये नोट आपने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सीख रहे हैं सभी बच्चे। अपना रजिस्टर और पेन लेकर बैठेंगे और साथ ही साथ मेरे साथ नोट्स भी बनाएंगे। ये इसलिए नोट कर देता हूं मैं जिससे हमारा टाइम कंज्यूम कम हो और टाइम कम लगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसको समझिए। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है? शून्य कोटि, शून्य कोटि, शून्य कोटि है। अब देखिए शून्य कोटि की रिएक्शन को कैसे करेंगे हम, इसके लिए जैसे कोई अभिकारक है, ए अभिकारक है, और ये किसमें परिवर्तित होता है? उत्पाद, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये क्या है? उत्पाद, ये उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभिक्रिया की दर क्या होती है? दर कैसे निकालते हैं? आर कैसे निकालते हैं भाई? आर कैसे निकालेंगे? आर किसके समानुपाती होती है? जो ये क्रिया कारक है इसकी सांद्रता की घात के समानुपाती होती है। मतलब आर समानुपाती क्या होगा? ए की घात जीरो। शून्य कोटि है ना ये, अगर मैं कह देता प्रथम कोटि तो घात कितनी लगा देता? एक। मैं कहता द्वितीय कोटि तो घात कितनी लगा देता? दो। या शून्य कोटि है तो ये इसकी जीरो घात के समानुपाती होगी, ये बात हमें याद रखनी है। और आर बराबर, समानुपाती का साइन हटाता हूं तो क्या लिख दूंगा? के ए की घात जीरो, ये बात होगी। और ए की घात जीरो, किसी संख्या की घात यदि भाई जीरो लगा दी जाए तो उसका मान कितना हो जाता है बच्चों? उसका मान हो जाता है एक, वन हो जाता है। डेट मीन्स मैं ये कहूंगा कि ए की घात जीरो बराबर कितना होता है? वन होता है। इसका किसी भी संख्या पर घात जीरो हो तो उसका मान एक होता है, और ये क्या बन जाएगा? आर बराबर के बन जाएगा। आर बराबर यहां पर क्या बन जाएगा? के बन जाएगा। ये बात हमने सीख ली। आर बराबर क्या बन जाता है? के बन जाता है। ये बात आप नोट कर लो। पहली बात तो हमने ये सीख ली। अब दूसरी बात सीखें। दूसरी बात क्या सीखनी है? यदि आपसे कहा जाए कि ए के विलुप्त होने की दर क्या होगी, ए के विलुप्त होने की दर क्या होगी, तो यहां पर ही लिख लें कि अपन आगे लिखते हैं? चलिए यहां लिख लेते हैं, ए के विलुप्त होने की दर बताओ। चलिए ए के विलुप्त होने की दर बराबर क्या होगी? तो ये होगी, क्या लिखेंगे हम? देखो आर बराबर, ये पहले हमने सीखा था, माइनस डी अपॉन डी टी। इसी प्रकार से दर को रिप्रेजेंट करा था प्रीवियस क्लास में, माइनस का साइन, ए विलुप्त हो रहा है इसलिए, बराबर ए के विलुप्त होने की दर क्या होगी? ये होगी माइनस डी अपॉन डी टी। और आर का हमने एक समीकरण और यहां पर निकाली है, इस पर एक नंबर दे देता हूं। ये भी निकाला है आर बराबर, तो ये इसके बराबर होगा, क्या होगा? के ए की पावर जीरो, यही तो होगा। दर हम निकाल रहे हैं भाई, हमने यहाँ पर दर निकाली। पहली बात तो जीरो कोटि का मतलब क्या है? इस सक्रिय द्रव्यमान की घात कितनी रहेगी? जीरो रहेगी। सांद्रता की घात भाई जीरो रहेगी। ये ए की घात जीरो का मतलब एक, आर बराबर के मतलब सांद्रता पर दर निर्भर नहीं कर रही। यही तो बात मैं कह रहा था बार बार
कि दर है, सांद्रता की टर्म यहां पर आ ही नहीं रही, सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रही है। और r बराबर क्या है, माइनस डी अपॉन डी टी, इसके विलुप्त होने की दर। और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। यदि हम कहें प्रथम कोटि तो 0 की जगह क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। अब देखिए, तो ये समीकरण हमारे पास आई, r बराबर माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर क्या आया, ये लिखा है आपने के ए की घात 0, क्या लिखा है, के ए की घात 0, यही तो लिखा है। और ए की घात 0 का मान कितना है, अभी अपने सीखा है 1 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, और लिख सकता हूं माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं। और यहां पर देखिए, और हम क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ए बराबर डी टी को यहां से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा, के डी टी। ये बन जाएगी अपनी समीकरण नंबर 2। इस पर समीकरण नंबर 2 आप डाल दें, ये इंपॉर्टेंट है। ये वे एक समीकरण की हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, माइनस डी ए इक्वल टू क्या आ गया, के डी टी। ये समीकरण नंबर 2 आ गई, बात आ गई होगी समझ में आपके। पहले मैंने क्या करा, आराम से समझे सारी चीज को। ए लिया मैंने कोई अभिकारक, उत्पाद में परिवर्तित कर दिया। जब 0 ऑर्डर की शून्य कोटि की बात करेंगे तो इसकी घात 0 के समानुपाती होगा। समानुपाती का साइन हटाया तो के लगा दिया यहां पर, और के लगा दिया, आर बराबर क्या हो गया, के हो गया। दर का यदि विलुप्त होने की दर की मैं बात करूं तो माइनस डी अपॉन डी टी, ये प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं बहुत बढ़िया ढंग से, आप वहां से भी दोबारा इनको पढ़ सकते हैं। बराबर क्या होगा, के ए की घात 0 हो जाएगी, ये हो जाएगी। और इसको मैंने क्या लिख दिया, यहां पर आपने देखा है, इन दोनों को बराबर कर दिया, बराबर माइनस डी ए बराबर क्या आ गया, के डी टी, ये आ गया। अब मान लीजिए, देखिए अब समझिए, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये बन रहा था ए से हमारा क्या बन रहा था, ये प्रोडक्ट बन रहा था, ए से क्या बन रहा था, प्रोडक्ट, उत्पाद बन रहा था। अब देखिए टी बराबर 0 समय पर, समय कितना है, टी बराबर 0 है, और इसकी सांद्रता हमने मान ली ए मान ली। इसकी सांद्रता कितनी मान ली, ए है इसकी सांद्रता, और इसको मैं क्या कह सकता हूं, मोल पर लीटर। सांद्रता मोल पर लीटर में होती है। ए की सांद्रता ए है, और इसकी कितनी रहेगी, 0 रहेगी, इससे कोई लेना देना नहीं है। अभिकारक में तो इसकी बात कर रहा हूं, प्रारंभ में इसकी ए, इसकी 0 है। अब देखिए टी बराबर टी पर, टी समय बाद, टी समय बाद क्या हुआ, यदि इसका x टूट जाता है, a जो है भाई इसका क्या हो जाता है, x टूट जाता है, तो ये कितना रह जाएगा, a था, x इसका उत्पाद में बदल गया, तो ये a माइनस एक्स हो गया। ये हुआ कि नहीं, बात आई कि नहीं भाई, समझ में बैठ गई होगी दिमाग में, बात बिठानी पड़ेगी आपको कि a की प्रारंभिक सांद्रता t बराबर 0 पर, तो स्मॉल a मान ली मोल पर लीटर, और कुछ समय बाद, t समय बाद 2 सेकंड हो सकते हैं, 10 सेकंड हो सकते हैं, 2 मिनट हो सकते हैं, ये 8x इसमें से ब्रेक हो गया, और ये कितना रह गया, a कितना रह गया, a माइनस एक्स रह गया। ये बात समझे। अब यहां पर देखिए, अब क्या करा हमने, यदि हम क्या मान लें, a बराबर मैं मान लेता हूं a नॉट, इसको तो मैं a नॉट मान लेता हूं, जो प्रारंभिक सांद्रता है हमारी, इसको मैं क्या मान लेता हूं, a नॉट मान लेता हूं, या इसको यहां पर लिख देते हैं a नॉट। ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब प्रारंभिक सांद्रता है भाई। ये प्रारंभिक सांद्रता मैंने a की जगह क्या मान लिया, या a को मैंने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया
ए नॉट मान लिया, इसको इतना मान लिया ये, और ये कब है, जब t बराबर क्या है 0। प्रारंभिक सांद्रता किसकी है, अभिकारक की है, ये भी हमें समझ लेना किसकी है, अभिकारक रिएक्टेंट की। और a माइनस एक्स बराबर हम मान सकते हैं यदि AT मान ली, a माइनस एक्स की वैल्यू हमने क्या मान ली, AT मान लिया। ये इसलिए मान रखा है जो आगे इसको कैलकुलेशन में हमें सरलता रहेगी। ये क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, अंतिम सांद्रता, इसको क्या कहेंगे, अंतिम सांद्रता किसकी, अभिकारक की। ये कब है, t बराबर अब कितना हो गया, TO। यही तो बात है, ये बात हमने यहां पर लिखी है। ये बात आपके समझ में आ रही होगी कि a था, इसकी a नॉट मान ली, a 0 मान ली, और a माइनस एक्स को मैंने क्या मान लिया, AT मान लिया। ये फाइनल कंसंट्रेशन है, नोट करते जाओ। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, यहां पर देखो इक्वेशन 2 आया था क्या, ये था क्या, ये था। इस समीकरण को मैं ले रहा हूं माइनस DA बराबर KDT फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस DA इज इक्वल टू क्या है, KDT। ये इसका समाकलन कर दें, क्या कर दें, इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन या समाकलन करने पर क्या लिखूंगा, समाकलन, और इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन करने पर। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इस बात को सीखें। यहां में बहुत बढ़िया ढंग से सारी चीजों को सीखना है। क्या करूं मैं, देखो इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, और माइनस DA लगा दें, और इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन KDT। ये इंटीग्रेशन का साइन है समाकलन का। साथ ही साथ इसमें लिमिट भी लगाई जाती है। लिमिट देखिए, इसके लिए प्रारंभिक सांद्रता हमने क्या मान रखी है, इसके लिए मान रखी है A नॉट, और इस अंतिम सांद्रता A। ये लिमिट लिख दी जाती है। यहां पर t बराबर क्या है 0, और यहां पर t बराबर क्या है t है। ये इसका समाकलित हम समाकलन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये मैंने इसको यहां पर इस प्रकार से लगा दिया यहां पर। ये आपको नोट भी करना है, साथ ही साथ नोट भी करते चलें। इतनी बात आप नोट कर लें, तब आगे बात करते। हाँ भाई, कर लिया ना नोट आपने, बहुत बढ़िया, ये नोट कर लिया। अब यहां पर देखिए, इसका समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन थी ये आपको दिख रही है सेकंड, इसका समाकलन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं माइनस DA, ये मैंने लिख दिया, और ये KDT साइन लगा दिया, लिमिट लगा दी जाती है। अब देखिए इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट माइनस, इसको मैं बाहर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, यहां पर देखिए ये था अपने पास, ये था A नॉट, और ये यहां पर क्या लिखा है AT, और यहां पर क्या लिखा है माइनस DA लिखा हुआ है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, DA लिखा हुआ है, और ये बराबर क्या है KDT, T बराबर 0 और T बराबर। ये समीकरण हमारे बनी है। बहुत ही बढ़िया ढंग से, आराम ढंग से सीखिए सारी चीजें, बिल्कुल स्थिर माइंड से हमें सीखनी है, कहीं गलती ना हो, और आराम से सारी चीजों को आपको सीखते हुए चलना है। तो ये लिख दिया। अब देखिए मैं इस माइनस को बाहर लिख देता हूं, माइनस ये A नॉट, और ये क्या है AT, और ये क्या है DA, ये कांस्टेंट माइनस बराबर, या कांस्टेंट क्या है K, ये लिख दिया T बराबर 0 और T बराबर T,
और ये क्या लिख दिया dt। या दूसरी बात ये हमें समझनी है, क्या क्या समझना है कि जो है समाकलन लिखते हैं इंटीग्रेशन dx का क्या होता है, x होता है। dx का समाकलन क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन x। तो हमारे पास क्या dA है, तो इसका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो अब आप देखिए दादा, यहां पर आप देखें यहां चीजों को, हाँ भाई चलिए ये नोट कर लिया। देखिए फोन कॉल आने से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए अब चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, ए नॉट लिख दिया मैंने, ये क्या है। अब मैं कह रहा था डीए का समाकलन क्या होगा, ए, और dt का क्या होगा, t। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इस प्रकार से, ये माइनस का साइन तो लगा ही हुआ है, इसका समाकलन क्या है, a है। इसको इस तरह से लिख दिया है। और लिमिट क्या लगी हुई है, ए नॉट, और यहां पे क्या लगी हुई है, ए बराबर, ये यहां पर क्या बन गया, के, इसको t लिख दिया, और t बराबर 0 से t बराबर भाई क्या है, t। यही तो है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, कैसे लिखा जाता है, सॉल्व कैसे किया जाता है, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक, अंतिम वैल्यू माइनस प्रारंभिक। कैसे लिखूंगा, अंतिम क्या है, माइनस क्या है, अंतिम 80 माइनस प्रारंभिक ए नॉट बराबर के, और इसको क्या लिखूंगा, t माइनस 0। ये लिखा जाएगा। ये बात आ रही समझ में। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, मैथ वाले स्टूडेंट्सों के लिए तो बहुत ही हलवा है भाई, कौन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बायो वाले विद्यार्थी आराम से समझे इस चीज को, क्या हम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन करा, यहाँ पर क्या करा, इसका इंटीग्रेशन करा, समाकलन करा, ये इसका साइन लगा दिया, और dA और k dt लिख दिया। dA का समाकलन क्या होता है, a होता है, और dt का t होगा। लिमिट हमने लगा रखी है यहाँ पर, और इसके बाद फाइनल लिमिट माइनस प्रारंभिक लिमिट, इसको हम लिख देते हैं। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी है सारी, और ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 80 माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए हाफ लाइफ अभी समझेंगे, ये हाफ लाइफ से पहले हम इनको समझें। देखो ये क्या आया है, माइनस 80 माइनस ए नॉट, ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू के टी माइनस 0, ये इस प्रकार से। अब यहां पर देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, ये माइनस का माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए नॉट माइनस, क्या लिख सकता हूं, ए नॉट, ये हो गया माइनस क्या आ जाएगा 80, क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, मैं माइनस माइनस प्लस हो गया तो ए नॉट लिख दिया, बराबर क्या लिख सकता हूं, के टी लिख सकता हूं क्या, तो के टी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए नॉट माइनस 80। ये वैल्यू निकलकर हमारी आ गई, और ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये हमें याद करना है, ध्यान रखना है। क्या है, क्या ध्यान रखना है, ये कि ये हमें याद रखना है, के टी इज इक्वल टू क्या होता है, ए नॉट माइनस 80। ऐसे भी बोल सकते हैं कि के टी इज इक्वल टू क्या है, ए नॉट माइनस 80। अब आपके पास ए नॉट क्या माना था हमने, ए को माना था, या ध्यान है आपको यहां पर, ये देखो ए नॉट की वैल्यू क्या है, ए, और ए टी की वैल्यू ए माइनस एक्स। इन वैल्यू को पुटअप कर देता हूं यहां पर, इस वैल्यू को यहां पुटअप कर देते हैं भाई। चलिए ये मान रखा है, क्या मान रखा है, देखो ये आपने मान के चले थे हम स्टार्टिंग में, यहां पे लिख देता हूं दोबारा से, क्या मान रखा था, ये मान रखा था
ए इज इक्वल टू तो ए नॉट मान रखा था, और ए माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मान रखा है भाई, 80। ये स्टार्टिंग में माना यही था। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देता हूं इसमें, ए नॉट इज इक्वल टू क्या, ए, तो मैं लिखता हूं ए माइनस, ये तो ए हो गया, माइनस क्या हो गया 80 की जगह ए माइनस एक्स बराबर 80। इसको सॉल्व कर लें, ए माइनस ए प्लस एक्स बराबर 80, ए से ए कैंसिल हो गया और x बराबर क्या आ गया, KT आ गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया कि ये जो है इस पर डाल दें। अगली इक्वेशन कितनी चल गई थी अपनी, 2 तक आ गई थी ना, ये क्या हो रहा है, उड़ गया, ये 4 और इस पर 3, ये 2 रिलेशन ये निकाल लिए हम। अब यहां पर जो है x इज इक्वल टू क्या आया है, KT आया है, प्रारंभिक सांद्रता पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है समाकलित वेग समीकरण, ये कहलाएगा हमारा कि KT बराबर क्या हो गया, A नॉट माइनस AT। इतना हमें करना है शून्य कोटि के लिए, प्रथम कोटि की आएगी तब प्रथम लिख देंगे, द्वितीय की होगी तो द्वितीय लिख देंगे। तो इतनी बात हमें निकालनी है इसके लिए। ये सारी चीजें हमें सीखनी है यहाँ से कि ये जो है ये सारी चीजें आपको यहाँ से करते जाना, बहुत ही इजी है। एक बार इसको आप करेंगे तो भाई ये मेरी गारंटी है आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको लिख कर देखेंगे तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ये सबने कर रखा है। और इसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी ये यहाँ पर हमने मान ली और इसका समाकलन कर दिया। समाकलन करते ही ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती हैं और ये जो है ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारी निकल कर आ जाती है। ये हमें याद रखनी है और ये याद रखनी है, x बराबर KT, A नॉट माइनस AT इज इक्वल टू KT, ये हमें याद कर लेना है। तो इतना नोट कर लो तब आगे बात करेंगे। चलिए भाई ये 2 समीकरण हमने देख ली, ये पढ़ ली, A नॉट माइनस AT इज इक्वल टू KT और x बराबर क्या होता है KT, और जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसमें दर है प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ये बात हमने पढ़ ली। अब देखिए अब बात करते हैं अर्धायु की हाफ लाइफ की, ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ का मतलब क्या है, हाफ लाइफ वह समय है जब अभिकारक की प्रारंभिक जो सांद्रता है वो कितनी हो जाती है, जिस समय पर आधी हो जाती है। क्या लिखेंगे, ये लिखा हुआ है द टाइम टेकन टू कंज्यूम हाफ ऑफ द रिएक्टेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल अमाउंट। क्या बोलूंगा, जब वह समय, ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट क्या गड़बड़ हो रहा है इसको देखते हैं। क्या लिखेंगे, वह समय जब अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता कितनी रह जाए, आधी रह जाए। अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी, आधी का मतलब हाफ रह जाती है, वो क्या कहलाता है, अर्धायु। अर्ध का मतलब आधा रह जाए, यही तो मतलब है आधे का मतलब। जैसे क्या, जैसे ये था ए से क्या बन रहा था, प्रोडक्ट बन रहा था, उत्पाद। टी बराबर 0 पर, टी बराबर, भाई यहां देखना ध्यान से, टी बराबर 0 पर इसकी सांद्रता हमने क्या मान रखी थी, ए मान रखी थी मोल पर लीटर, ये लिख रखा था अपने मोल पर लीटर। और अब टी बराबर कितना कर दें, टी हाफ लिख लें। आधे समय बाद टी हाफ पर क्या होगा, ये कितनी रह जाएगी, आधी रह जाएगी। टी हाफ समय पर कितनी रह जाएगी, A/2 रह जाए।
ये कितनी रह जाए, a/2 रह जाए, ऐसे लिख सकते हैं। या इसको हमने क्या मान रखा था, इसको मैंने a0 मान लिख रखा था, ऐसे भी लिख सकता हूं। इसको क्या लिख रखा था, a0 लिख रखा था, ये इसको ही। और इसको अब क्या लिखूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको a0/2 लिखूंगा। प्रारंभिक सांद्रता हमने क्या मान रखी थी, a0 मान रखी थी। और ये कितनी रह गई, किस समय पर, जिस समय पर ये आधी रह जाए, ये हाफ हो जाए। ये तो a0 थी, और जब ये आधी रह जाएगी तब वो क्या कहलाएगा, समय अर्धायु कहलाती है। अब देखिए उसके लिए बात करें, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए इसमें कैसे लगाएंगे, इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे जीरो ऑर्डर में। देखिए जीरो ऑर्डर के लिए भी पढ़ा है हमने, a0 माइनस क्या, at बराबर kt पढ़ा, यही तो पढ़ा है। a0 माइनस क्या पढ़ा है हमने, a0 माइनस at इज इक्वल टू kt। अब ये प्रारंभिक सांद्रता तो कितनी है, a0 है, और अंतिम सांद्रता अब यहां पर कितनी रह गई भाई, इसको ध्यान से देखना, ये कितनी रह गई, a0/2 हो गई, a0/2। इसको क्या लिखेंगे, a0/2 बराबर k, और t को मैं क्या लिखूंगा, t हाफ। जो अर्धायु है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी समझ लें, इसको किससे, t हाफ से रिप्रेजेंट करा जाता है। टी हाफ का मतलब क्या होता है, अर्धायु होती है ये। अब यहां पर देखिए, अब इसको सॉल्व कर लें, अब तो इजी है। ये 1 है, ये माइनस आधा है, तो क्या बच जाएगा, और इसको क्या लिख सकता हूं, और ये लिख सकता हूं a0/2 बराबर k t हाफ लिख सकता हूं, और t हाफ बराबर क्या हो गया, a0/2k। ये जो है, जो भी है, अब नंबर 5, ये 5 है तो 5 डाल देता हूं। ये जो रिलेशन है ये अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट है। ये तो टी हाफ क्या होगा, जीरो ऑर्डर के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए भाई टी हाफ क्या होगा, a0/2k हो जाएगा, इससे हो जाएगा। टी हाफ क्या समय है, जिस पर प्रारंभिक सांद्रता घटकर भाई कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है। भाई इस बात को समझ लो, आधी रह जाए हमारी प्रारंभिक सांद्रता, तो ये टी हाफ का वह मान आ जाएगा। तो ये बात आ गई, टी हाफ इज इक्वल टू a0/2k हो गया, सीधा सीधा। अब एक बात और होती है, जब कंप्लीट कंज्यूम हो जाए सर, भाई ये तो अभी तो आधा ही बदला था, आधा ही कंज्यूम हुआ था। अब एक बात और हो सकती है, ये तो आधा ही घटा था, अब ये पूरा ही टोटल कंज्यूम हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा, a0 जीरो हो जाएगी। a0 क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसको बनाओ, तब अगली बात करेंगे फॉर कंप्लीशन टाइम। t100 कहलाता है, वो क्या कहलाता है, t100। चलिए अब देखो, मैं ये बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, t100%। t100% का क्या मतलब है, कि इसका क्या मतलब है, एंटायर रिएक्टेंट कंज्यूम। क्या लिखेंगे, एंटायर रिएक्टेंट कंज्यूम। क्या मतलब, क्या लिखूंगा, पूरा अभिकारक समाप्त हो जाए वह समय क्या कहलाता है, t100%। वह t100% है। अब t100 कैसे निकालेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने जीरो कोटि की बात तो चल रही है भाई, शून्य कोटि के, हमने ये रिएक्शन लिख रखी है, a0 माइनस क्या है, at बराबर kt। ये है जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए तो है ये किसके लिए है, जीरो ऑर्डर, शून्य कोटि के लिए भाई ये यहाँ पर।
ये शून्य कोटि के लिए है, ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी है। अब जब 100 की बात करेंगे तब ये क्या हो गया, पूरा जीरो हो गया। 80 फाइनल कंसंट्रेशन तो समाप्त हो गई, जीरो हो गई, हमारी फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गई, जीरो हो गई। इस बात को आप यूं ही समझ सकते हैं कि कैसे ए से ये प्रोडक्ट बना, इस बात को ये भी समझ सकते हैं। टी बराबर जीरो पर ये कितनी थी, ए नॉट थी, और टी 100% पर ये कितनी रह गई, शून्य हो गई। ये लिख देता हूं, ए नॉट बराबर कितना हो गया, जीरो। ये कितना हो गया, जीरो हो गया ए नॉट। मतलब ये क्या है, ये 80 था, ये 80 मान रखा था ना, 80 कितनी हो गई, जीरो हो गई अपनी। यही तो बात हम कर रहे हैं। यहां पर देखिए, यहां पर 80 जो मान रखा है, जैसे यह मान रखा था, ये 80 यहां पर क्या मान रखा था, हाफ हो गया था। ये किसके बराबर है, ये 80 के बराबर है। ये फाइनल कंसंट्रेशन है। ये किसके बराबर है, 80 के बराबर है। प्रारंभिक सांद्रता कितनी हो रही थी, आधी हो रही थी। तो ये तो किसके बराबर था, 80 के बराबर था। और यहां पर अपना 80 क्या निकल कर आ रहा है, यहां पर आपका 80 निकल कर आ रहा है। यहां पर कितना हो गया, जीरो हो गया। जब भी मैंने इसमें क्या कर दिया था, जीरो कर दिया। 80 बराबर कितना मान लिया, जीरो मान लिया। तो अब मैं क्या लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा, ए नॉट बराबर के टी 100%, यही तो होगा। यहां भी लिख सकते हो 100%, ये हो। अब टी 100% बराबर क्या हो गया, ये लिख सकता हूं 80 अपॉन के, यही तो लिख सकता हूं। और आपने देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये आपस में, ये इनको सीख गए तो अपना काम बन गया सारा। ये 6 नंबर है। और हमने टी हाफ क्या निकाल रखा है, टी हाफ आपने क्या निकाला था, ए नॉट अपॉन 2k। इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, टी हाफ लिख सकता हूं क्या, और इसको क्या लिख सकता हूं, टी हाफ बराबर क्या हो गया, टी 100% अपॉन 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या। ये देखिए, ये लिख सकते हैं टी 100% अपॉन हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। और क्या लिख सकता हूं, टी 100% इज इक्वल टू 2, इसको सही ढंग से लिखना है, ये रिलेशन भी अपने काम का है, ये भी का, ये भी एक रिलेशन ही। यार मैंने क्या करा, टी हाफ जो है वो क्या लिख दिया, ए नॉट अपॉन 2k होता है, ये पढ़ रखा है। और टी हाफ बराबर क्या हो गया, इसकी जगह टी 100% लिख दिया, और टी 100 बराबर 2t हाफ हो गया, ये हो गया। डबल ही तो होगा इसका, टी 100% भाई क्या होगा, डबल होगा। ये बात आप लिए नोट कर लें इस पे से फटाफट। ये नोट कर लीजिए। और यहां भी ये देख रहे हो, इससे ये क्या है, टी 100% किसके समानुपाती है, ए नॉट के समान, प्रारंभिक सांद्रता के। ये प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है। और हमने ये देख रखा है किसमें, टी हाफ में। टी हाफ में क्या आया था, टी हाफ में भी यही रिलेशन आया था कि टी हाफ जो समानुपाती है ए नॉट के, प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है। तो ये रिलेशन इसमें बन जाते हैं। ये हमें सीखना है, टी हाफ कैसे निकालें, टी 100% कैसे निकालें। तो ये रिलेशन हमें बहुत बढ़िया ढंग से सबको सीखना है, इतनी बात हमें करनी है। तो इसको आप एक बार नोट कर लें।
तो चलो बच्चों, आज हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को सीख लिया। फर्स्ट ऑर्डर अभी सीखेंगे, आज जीरो ऑर्डर को सीख लिया। शून्य कोटि अभिक्रिया को भाई सीख लिया। अभी इसमें इसके ग्राफ बच रहे हैं और इसके न्यूमेरिकल। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए इसके ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। तो आप इसको साथ ही साथ नोट कर लेना, यहाँ से नोट्स बना लेना। और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की बात भाई हम कर चुके हैं। ग्राफ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, लगातार बने रहें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को भाई शेयर करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।